सरदार पटेल की विचारधारा कैसे पूरे देश को एकजुट करने में कार्यरत रही और आज तक हम उनको याद करते हैं उनके कार्यों के लिए, उनके विचारों के लिए। आइए मिलकर स्वागत करते हैं अमित प्रकाश जी का, हु इज अ राइटर एंड ऑल्सो अ पॉडकास्टर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। सबसे पहले सर, आज पुण्यतिथि है सरदार पटेल की, और कैसे याद करते हैं आप आज पटेल को? प्रियदर्शनी जी, कुछ दिनों पहले मैं इस वक्त जो देश के गृह मंत्री हैं उनका एक भाषण सुन रहा था जी। और उस भाषण में उन्होंने एक बहुत ही संवेदनशील बात थी, और मैं उसी पंक्ति से देश के लौह पुरुष को याद करना चाहता हूँ। गृह मंत्री ने अपने भाषण में बहुत सारी बातें कही, बट एक बात उन्होंने कहा कि शासक, असली शासक वो है जो संवेदना के साथ शासन चलाए, और संवेदना के साथ शासन चलाने का प्रतीक हैं वल्लभ भाई पटेल। संवेदना के साथ शासन, सोचिए आज के समय हम जब बात करते हैं शासक की, हमने शासक तानाशाह भी देखे हैं, हमने शासक वैसे भी देखे हैं जिनके अंदर संवेदना शून्य थी। वैसे में कोई ऐसा व्यक्ति आता है और वह कहता है कि हम शासन करेंगे, अनुशासन के साथ करेंगे, लेकिन पूरी संवेदना हमारे अंदर, अगर वेदना होगी तभी हम संवेदना के साथ शासन चला पाएंगे। और इसी लाइन से मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करना चाहता हूं, और उन्होंने देश को जो एक ढांचा तैयार किया देश का, उसमें उनसे बड़ा नाम इस देश में, इस इतिहास में जो जिन पन्नों में जब दर्ज हुआ, उनसे बड़ा कोई भी नाम नहीं। जी अमित सर, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा गया, तो ये जो लौह पुरुष की उपाधि है या लौह पुरुष जो हम कहते हैं, उसके पीछे क्या मानवीय भावनाएं छिपी हुई हैं? दो बातें हैं। एक, उन्होंने कहा कि सबसे पहले आज़ादी के बाद भारत जब स्वतंत्र हुआ, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो रियासतें थी, आपको मालूम होगा तकरीबन 500 से ज़्यादा रियासतें, उनको एकीकृत करना। उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो विद्रोही स्वभाव के थे, जो भारत में नहीं शामिल होना चाहते थे। उनका कहना था कि हम अपनी रियासत अलग ही रखेंगे। एक ऐसे समय में एक संवेदना से शासन चलाने वाले व्यक्ति को अपने लौह रूप में भी आना आवश्यक था। इसलिए आवश्यक था कि अगर वो उस रूप में नहीं आते, अगर अपनी लौह रूप का परिचय वो नहीं देते, तो शायद उनको वो झुका नहीं पाते। इसलिए आपने जो शुरू में जो बात कही कि समझा के, कूटनीति से, और ये कूटनीति जो शब्द आया कि हम समझा बुझा के आपको आना होगा। आपको याद होगा कश्मीर में राजा हरि सिंह ने आखिरी वक्त तक ये कहा हम शामिल नहीं होंगे, यानी फिर साम दाम दंड भेद। और इसी विषय पर हम चर्चा तो कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी का। वरिष्ठ लेखक है, कवि है और वरिष्ठ IAS ऑफिसर भी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद बैंक जी, और आपको प्रणाम, और आपके साथ सभी दर्शकों और श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जी सर, आपसे भी चर्चा करना चाह रहे हैं। आपसे सबसे पहले तो यही पूछना चाहते हैं, जब सरदार पटेल की बात हो रही है, आज पुण्यतिथि है, सरदार पटेल के लिए भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं था। आपके अनुसार उनके मन में भारत की क्या परिकल्पना रही होगी? जिस परिकल्पना को उन्होंने साकार किया, वही परिकल्पना थी जी। कि एक सूत्र में बंधा हुआ भारत हो, अखंड भारत हो जी। और वो भारत जो दुर्बल हो, कमजोर हो, जिसके टुकड़े किए जा सकें, जिसको कोई भी दुश्मन आंख दिखाकर चला जाए, ऐसे भारत की परिकल्पना सरदार नहीं कर सकते। सदियों में कोई एक ही सरदार होता है, और वो उस सरदार का जन्म होता है तो एक अलग जगाता है राष्ट्रभक्ति की, देश प्रेम की, और वो अलग सदियों तक ऐसे ही जली रहती है जैसे आज तक जली हुई। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस भारत की परिकल्पना पटेल साहब ने की थी, तो सरदार पटेल की जो सोच थी उसमें एकता का जो महत्व था, उसको आप आज के परिवेश में कितना प्रासंगिक पाते हैं? बहुत अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि देखिए, देश तोड़ने वाली शक्तियां जो हैं वो अपने प्रयास करती हैं और करती रहेंगी। बिल्कुल। अब देश को एक साथ जूझना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो युद्ध में परिणत हुई हों, चाहे वो किसी आतंकी घटना के रूप में साकार हुई हो। तो ऐसी शक्तियों से अगर निपटना है तो हमें अपने जो भी भेदभाव हैं उनसे ऊपर उठकर देश को एक सूत्र में बांध कर रखना होगा, उसे मजबूत करके रखना होगा। और यही सरदार का संदेश भी रहा है।
कि हमारे देश में बहुत सारी विविधता है और इस विविधता के बीच में छुपी हुई एकता भी है। उस एकता को पहचानते हुए भी हम अपनी अपनी अलग अलग पहचान रख सकते हैं, लेकिन इन पहचानों से इतर और इन पहचानों से ऊपर जो हमारी एक पहचान है एक भारतीय की, उसको स्थापित करते हुए, उसके महत्व को रेखांकित करते हुए यदि हम अपनी अलग अलग पहचानों को भी प्राप्त करेंगे, तभी हम देश को एक रख सकते हैं, अखंड रख सकते हैं और इसको सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल। अमित सर, आप पर आना चाहेंगे। सरदार पटेल ने एकता को सबसे बड़ी शक्ति माना हमेशा। क्या आज के भारत में उनकी ये जो सोच रही उस समय और ज़्यादा अधिक प्रासंगिक हो गई है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए एकता की जब बात आती है, मैं कि यहाँ 2 सत्याग्रह जो उन्होंने अपने जीवन में जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ, 1918 खेड़ा सत्याग्रह, जिसके बारे में कहा जाता है कि सूखे के कारण जब किसानों की फसल बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद किसानों के लिए कर छूट की मांग करते हुए वो वहां आंदोलन पे बैठे और वहां एकमात्र एक शब्द उनके मन में था और वो था एकता। हम जब एक रहेंगे तभी इस आंदोलन में आगे बढ़ के किसानों को हक दिला पाएंगे। और दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हम उन्हें क्यों कहते हैं, इसके लिए दूसरा बड़ा आंदोलन उनके जीवन में जो जुड़ा 1928 में बारदोली सत्याग्रह। और यहाँ उन्होंने अनुचित वृद्धि के खिलाफ 1928 में विरोध प्रदर्शन किया और वहां भी एक ही मंत्र था, एक सूत्र रहो, एकता में बंधे रहो, तभी जीतेंगे और तभी अपने हक की लड़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे। और उसी के बाद वहां उसी नेतृत्व, उसी सत्याग्रह के बाद उपाधि मिली थी सरदार की। और जब हम कहते हैं कि एकता, तो एकता उस समय और एकता आज, अगर आप कह रहे थे कितना प्रासंगिक है, ये आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है कि अगर हम एक हैं, और उसी एकता का पाठ उन्होंने हमेशा पढ़ा है। उन्होंने कहा धर्म जाति हर कुछ से ऊपर उठना होगा इस देश को, तभी हम पूरी दुनिया को ये बता पाएंगे। और वहीं से शायद एक मंत्र जो मिला था पूरे विश्व को, वसुधैव कुटुंबकम का, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के मंत्र से ही निकला हुआ मंत्र था कि आज हम पूरी दुनिया को एक मंत्र देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। जी बिल्कुल, मतलब जो सरदार पटेल के विचार थे, मजहब आपका कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, लेकिन हम सबका आत्मा से जो रिश्ता है वो एकता का रिश्ता है, हम सब एक है। आशुतोष सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि चाहे आपका कोई भी धर्म हो, सबके मन में विचार एक ही होना चाहिए, देश के हित में सोच होनी चाहिए। आप अगर आज पटेल होते तो क्या महसूस कर रहे होते, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी अमित जी ने जो बातें की और आप लोगों ने जो बातें की वो बहुत ही प्रासंगिक हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में तो और भी ज्यादा प्रासंगिक है। जब भारत विकसित भारत की अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे अवरोधों को झेलना पड़ेगा जो उसे उसकी यात्रा को बाधित करने के लिए बने हैं या बनाए गए हैं। अब ये हमारे देश की विविधता में एक अंतर्निहित सौंदर्य है कि विविधता होते हुए भी हम कहीं ना कहीं आत्मा से, भारतीयता से जुड़े हुए हैं, जैसा कि सरदार का संदेश भी था। और सरदार को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक भी माना गया है। मैं जिस सेवा में हूँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा में और भारतीय पुलिस सेवा, ये दोनों सरदार की देन है। और उनका ये आग्रह था कि इन सेवाओं के माध्यम से हम देश को एक रूप से व्यवस्थित कर पाएंगे, ऐसा प्रशासन दे पाएंगे जो कहीं ना कहीं एक रूप में जुड़ा हुआ होगा, एक सूत्र में पिरा हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि जैसा कि आपने प्रश्न किया कि आज के परिप्रेक्ष्य में उनका जो संदेश है वो कितना प्रासंगिक है, मुझे तो लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में और भी प्रासंगिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी आइडेंटिटीज की तलाश में, जैसा कि मैंने पहले कहा, अपनी पहचान की तलाश में कहीं उस बड़ी पहचान को न खो दें जो हमारी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। हम कहीं बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तब हमने देखा है कि हम अपनी छोटी छोटी पहचानों को भूल जाते हैं। हम भारतीय बन के रहना चाहते हैं, लेकिन विदेश में ही नहीं, हम भारत में भी भारतीय बनकर रहें, ये उनका सबसे बड़ा संदेश है। जी आशुतोष सर, आपने प्रशासनिक सेवाओं की बात की और अभी हम सरदार पटेल की ऑडियो क्लिप में भी सुन रहे थे, वो मजबूत राष्ट्र बनाने की बात कह रहे थे। उनका हमेशा से मानना रहा कि मजबूत राष्ट्र तभी बनेगा जब मजबूत प्रशासन हो। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि प्रशासनिक सेवाएं कैसे मजबूत राष्ट्र की ओर हमें अग्रसर कर सकती हैं?
एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम संविधान में जो सूत्र दिए हुए हैं, संविधान में जो प्रावधान है, संविधान की जो आत्मा है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन अपने प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करे। कभी कभी ऐसे क्षण आ सकते हैं, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपकी जो छोटी पहचान है वो भी जुड़ी हुई आपको दिखेगी, लेकिन उनसे ऊपर उठकर आपको अपने प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन इस ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करना है, उस संविधान के उस दायरे में रहकर करना है, निष्पक्षता के साथ करना है, सबको समान रूप से देखते हुए करना है। और यही सरदार का संदेश हमेशा से रहा है, और मैं भी अपने युवा साथियों को यही कहना चाहूंगा कि वो इसी संदेश को ध्यान में रखते हुए, इसी आत्मा को समझते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करें। जी, और सरदार पटेल भी यही कहा करते थे। प्रियदर्शनी, हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, सरदार पटेल की आवाज़ में भी ये सुनाना चाहेंगे। वो कहते थे आत्मा जो बहुत सूक्ष्म है हमारे शरीर में, जिसका स्थान भले आज्ञा चक्र में हो, लेकिन वो आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। और हम जब आत्मिक रूप से किसी से जुड़ते हैं तभी जाकर जो सच्चा संबंध है वो बन पाता है। अमित जी, जैसे हमने सुना कि सभी एक समान हैं, क्योंकि सरदार पटेल का ये मानना था कि चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आपकी जो आत्मा है उससे आपका जो एक जुड़े हुए हैं सभी हिंदुस्तानी, सभी भारतीय। और उन्होंने उनके बहुत सारे पहलू थे उनकी पर्सनालिटी के, कहीं वो एक पॉलिटिशियन भी थे, लेकिन कहीं वो समझा कि एक परिवार के बुजुर्ग की तरह भी वो अलग अलग लोगों को उन्हीं की भाषा में जिसमें वो समझ पाए उनको समझाते थे। तो उनकी पर्सनालिटी के अलग अलग पहलुओं को आप कैसे देख सकते हैं, हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं? देखिए, पूरी दुनिया में कीर्तिमान है उस मूर्ति का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जो स्थापित की गई, और उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरी दुनिया में सरदार पटेल का कौन सा वो संदेश है जो भारत पहुंचाना चाहता है। यूनिटी, पहली जो उनके व्यक्तित्व का जो पहला भाव मुझे जो समझ में आता है, और वही भाव वो लेके चले आज़ादी के पहले की लड़ाई से लेके आज़ादी के बाद जब वो देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने, तब भी उन्होंने यही भाव अपने अंदर रखा कि एकता से बड़ा कोई सूत्र नहीं है। और एकता के बाद जब उन्होंने पहले अपने एकता सूत्र में देश को बांधा, उसके बाद फिर वो आए कूटनीति पे। जब उन्हें पता था कि रियासतों को जोड़ना है, जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, अगर आप ये मान लीजिए कि सरदार पटेल अगर नहीं होते तो वो इतना कठिन कार्य था जो असंभव था ऑलमोस्ट, उसको जोड़ के एकीकृत भारत में शामिल करके एक सूत्र भारत को बनाना, ये सरदार पटेल की ही योजना थी। और उस सिर्फ योजना कागज पे बनाने से नहीं होता, उस योजना को हकीकत की जमीन पर उतारने का काम सिर्फ सरदार पटेल ही कर सकते थे। और जैसा अभी आशुतोष सर कह रहे थे कि और उसके बाद प्रशासनिक सेवाओं के जरिए भारत के उस ढांचे को एक स्टिच करके एक बहुत बड़े आयाम में ले जाना, और तभी से प्रशासनिक, हम कहते हैं ना जिलाधिकारी, कप्तान साहब, यानी अलग अलग रंग भरे उन्होंने इस रंगोली में, वो स्ट्रैटेजी का रंग हो या कभी जैसे लौह पुरुष कहे गए, काव्यात्मक मोड़ दे दें अगर इसको। आशुतोष सर, आप पर आना चाहते हैं, कवि की कलम क्या लिखती है सरदार के विषय में? सरदार की स्मृति को नमन। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई, प्रियदर्शिनी जी ने, मयंक जी ने और अमित जी ने जिन बिंदुओं को छुआ, सरदार के व्यक्तित्व के जिन आयामों को छुआ, उन्हीं को समेट कर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी जी, जो आज आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ। कड़ियां जोड़ी टुकड़े जोड़े जोड़ा सारा देश, कड़ियां जोड़ी टुकड़े जोड़े जोड़ा सारा देश, नहीं जोड़ते दृढ़ता से तो क्या रह जाता शेष। छोटे छोटे छत्र रियासत, छोटे छोटे छत्र रियासत इधर उधर छितराए, एक सबल सम्यक भारत को दुर्बल कर बिखराए। लेकिन चिर संकल्प शक्ति से सजा रहे थे सपना, एक राष्ट्र का जिसमें गौरव लहराएगा अपना। क्या बात। लौह पुरुष की दूरदृष्टि ने रखा यह आधार। आप लोग बोल रहे थे कि कितने दूरदर्शी थे वो, किस विजन के साथ वो काम कर रहे थे कि देश को पहले संभालना है, फिर एक रखना है, फिर उसको विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ाना है। तो लौह पुरुष की दूरदृष्टि ने रखा यह आधार, एक सूत्र में हमें बांधते रेशम के कुछ तार। पंथ प्रांत बोली भाषा से ऊपर उठकर देखा, पंथ प्रांत बोली भाषा से ऊपर उठकर देखा, अपने चारों ओर खिंची है अमिट चिरंतन रेखा। जिसने हमको साथ पिरोया, ज्ञान भक्ति में बांधा, जिसकी सीमा में बंधकर
हर स्वप्न साथ में साधा। क्या बात है। और देव पुरुष की शक्ति प्रेरणा हमको संबल देती, सभी चुनौती संघर्षों से लड़ने का बल देती। देश तोड़ने हमें लड़ाने वाली ताकत जाने, देश तोड़ने हमें लड़ाने वाली ताकत जाने, केवड़िया में जमा हुआ है प्रहरी सीना ताने। कभी तिरंगा नहीं झुकेगा, कभी तिरंगा नहीं झुकेगा, रख ले दुश्मन याद, हर आंधी को खुली चुनौती देता है फौलाद, हर आंधी को खुली चुनौती देता है फौलाद। बहुत बहुत आभार सर, आपकी इतनी सुंदर कविता की पंक्तियां आज दर्शकों तक भी संप्रेषित हुई और सकारात्मक चर्चा भी आपसे हो सकी। आपका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बैंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियदर्शनी जी, और अमित जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अमित सर, आप भी कार्यक्रम में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।